हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीजीटेट 2016 के ईवीएस के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग जानते हैं कि 1 फरवरी को सीजीटेट होने वाला है और 8 फरवरी को सीटेट होने वाला है और इसके आगे शिक्षक भर्ती का एग्जाम तो है ही, आप सभी जानते हैं। तो सीजीटेट के जो PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो कितने इंपॉर्टेंट हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जितने भी छत्तीसगढ़ में सीजीटेट हुए हैं सारे सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वाइज मैं PYQ लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किन दो तारों को जोड़े तथा उस लाइन को आगे बढ़ाने से ध्रुव तारे को पहचाना जा सकता है? किन दो तारों को जोड़ने तथा उस लाइन को आगे बढ़ाने से ध्रुव तारे को पहचाना जा सकता है? ऑप्शंस हैं 1 तथा 2, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 1 तथा 2, 6 तथा 7, 3 तथा 4 और 5 और 6। तो अगर हम लोग ऑप्शन ए के हिसाब से 1 और 2 को जोड़ते हैं तो क्या ध्रुव तारा पहचान में आ जाएगा? तो हाँ, बिल्कुल आ जाएगा। 6 और 7 को जोड़ने से नहीं आएगा, 3 और 4 को जोड़ने से भी नहीं आएगा, 5 और 6 को जोड़ने से भी नहीं आएगा, किंतु 1 और 2 को जोड़ने से ध्रुव तारा पहचान में आ जाएगा। तो ऑप्शन जो ए है सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक भोजन संस्तर से दूसरे भोजन संस्तर में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का प्रतिशत कितना होता है? 20% होता है, 30% होता है, 10 होता है या 5 होता है? तो एक भोजन संस्तर से दूसरे भोजन संस्तर में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का प्रतिशत होता है 10%। ऑप्शन जो सी है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग एवं प्रदर्शन किसके लिए किया जाता है? बच्चों को स्वयं को समझने एवं उनके निरीक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है का अनुकरण करना, छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर आइडिया एवं रिकॉर्ड की विवेचना करना एवं निरीक्षणों का विश्लेषण करना, और डी है विद्यार्थियों को नियंत्रित करने तथा कक्षा में डिसिप्लिन बनाए रखना। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग एवं प्रदर्शन किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? तो बच्चों को स्वयं को समझने और उनके निरीक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए। प्रयोग और प्रदर्शन क्यों किया जाता है कक्षा में? तो बच्चों को स्वयं को समझने और उनके निरीक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयोग एवं प्रदर्शन किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 124 नंबर का क्वेश्चन है, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बनाने के लिए बच्चों को किस बात को जानना सबसे अधिक आवश्यक है? अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना, तालाब सरोवर को दूषित होने से बचाना, सी है अधिक से अधिक पेड़ लगाना। अगर किसी बच्चे को हमको बताना है कि प्रदूषण मुक्त पर्यावरण कैसे बनाना है, कैसे बना सकते हैं, तो उसे इन तीनों की जानकारी देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अपने आसपास को स्वच्छ बनाकर हम प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बना सकते हैं, तालाब सरोवर को दूषित होने से बचा सकते हैं, अधिक से अधिक पेड़ लगाने से पर्यावरण जो हमारा है वह प्रदूषण मुक्त हो जाएगा। तो बच्चों को इन तीनों बातों को जानना ही आवश्यक है। इस वजह से ऑप्शन जो डी है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। 125 नंबर का क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में यदि आप एक ईवीएस के टीचर हैं तो जो चिड़ियाघर का भ्रमण होता है उसका आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होगा आपका? विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना होगा, विद्यार्थियों को आनंद एवं मजा उपलब्ध कराना होगा, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एकरसता को बदलना होगा, या शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना होगा। तो एक चिड़ियाघर भ्रमण के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना होगा। यदि हम कक्ष में बैठकर ही चिड़ियाघर के बारे में बच्चों को बताते हैं या समझाते हैं तो बच्चे उतना बेहतर नहीं समझ पाएंगे जितना वो एक चिड़ियाघर में भ्रमण करके
स्वयं अपनी आंखों से सारी चीजों को देखकर उसे सक्रिय रूप से समझकर सीख सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं। तो विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना ही एक ईवीएस शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामाजिक बुराइयों के उदाहरण हैं बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम या उपरोक्त सभी। तो सामाजिक बुराइयों के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो ये सभी जो है सामाजिक बुराइयों के उदाहरण है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाल विवाह भी सामाजिक बुराई है, दहेज प्रथा भी सामाजिक बुराई है। दहेज प्रथा तो और समाज के लिए अभिशाप बना हुआ है, और बाल श्रम भी सामाजिक बुराई है। तो ऑप्शन जो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तालाब के पानी में फिटकरी डालने के बाद ही उपयोग में लाना चाहिए। बच्चों को इसके संबंध में जागृत करना चाहिए, क्योंकि पानी का रंग साफ करने के लिए, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, और हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, और पानी में मौजूद रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए। तो तालाब के पानी में फिटकरी डालने के बाद ही उपयोग में लाना चाहिए। बच्चों को इसके संबंध में जागृत करना चाहिए, क्योंकि हल्की निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। धूम्रपान से होता है हृदय स्पंदन की दर में वृद्धि, रक्तचाप में वृद्धि, ब्रोंकाइटिस और उपरोक्त सभी। तो धूम्रपान से ये तीनों ही बीमारियां होती हैं। तो ऑप्शन जो डी है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है, परंतु लवण युक्त जल में तैरता है, क्योंकि लवणीय जल का घनत्व सामान्य जल से अधिक होता है। लवणीय जल में नींबू का घनत्व बढ़ जाता है। सामान्य जल का घनत्व लवण युक्त जल से अधिक होता है, और नींबू का घनत्व लवण युक्त जल में कम हो जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा कि लवणीय जल या अर्थात खारे पानी का जो घनत्व होता है वो सामान्य जल से अधिक होता है। लवण युक्त जल का मतलब होता है खारा पानी। तो खारे पानी का जो घनत्व होता है वो सामान्य पानी से अधिक होता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यदि आप बच्चों को इस राज्य के उत्तरी हिस्से में टूर पर ले जाते हैं और कहते हैं कि हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए, उनका संभावित उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए है हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। बी है हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। सी है एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। और डी है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। इसके ऑप्शंस हैं ए और बी सही हैं। चलिए इसको छोटा कर लेते हैं तब समझ में आएगा। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। हाथियों तो ये तो बिल्कुल सही है। हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, ये गलत है। एक झुंड में हथनी और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, यह भी ये सही है। ए और सी सही है। एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, ये कोई कंफर्म बात नहीं है। तो ए और सी सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। बच्चों को कहें कि वे देखें कि पक्षी अपनी गर्दन क्यों बहुत अधिक हिला सकते हैं। इसके कारण के संबंध में उनका संभावित उत्तर होगा। बच्चों को कहें कि वे देखें कि पक्षी अपनी गर्दन को बहुत अधिक हिला सकते हैं। इसके कारण के संबंध में उनका संभावित उत्तर होगा वे उड़ सकते हैं। पक्षियों की आंखों की पुतली स्थिर होती है। पक्षियों की आंखें छोटी होती है। और डी उनके कान पंखों से ढके होते हैं। तो पक्षियों की जो गर्दन होती है वो बहुत ज्यादा हिलती है। और सबसे ज्यादा किस पक्षी की गर्दन हिलती है? तो उल्लू की सबसे ज्यादा गर्दन हिलती है। उनके गर्दन हिलाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मुख्य रीजन क्या होता है? तो उनकी जो पुतलियां होती हैं आंखों की वो स्थिर होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपना सर या अपना गर्दन हिलाना पड़ता है ताकि वो इधर उधर देख सकें। तो जो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। यदि एक नक्शा आपके सामने है तब इसमें पूर्व दिशा किधर प्रदर्शित होगा?
नक्शे के सबसे ऊपरी भाग में, नक्शे के सबसे आधारी भाग में, दाहिने हाथ की ओर या बाएं हाथ की ओर। तो मान के चलिए ये हमारा मैप है, मैप पे मत जाइएगा, ये हमारा मैप है। तो ये तो हो गया आपका नॉर्थ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये हो जाएगा आपका ईस्ट, और ये हो जाएगा वेस्ट। तो जो हमारा नक्शे में पूर्व दिशा किधर होगा, तो नक्शे में पूर्व दिशा आपके हमेशा दाहिने हाथ की ओर होगा। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में करके देखो और पता लगाओ खंड को शामिल करने का उद्देश्य है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना, और घर में विद्यार्थियों को व्यस्त रखना। तो करके देखो और पता लगाओ, ये जो खंड है इसको शामिल करने का मुख्य उद्देश्य है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, प्रोवाइडिंग डायरेक्ट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तब आप जब सीडी पे पढ़ेंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का पेडागोजी हो, सबसे पॉजिटिव वर्ड है अनुभव उपलब्ध कराना। तो अगर आप इसे देखते हैं तो देखते हुए उसे आप सही कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो ए है हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सभी प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। सूर्य है, हरे पौधे, महासागर या वन। तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है तो सभी जानते हैं, ऑप्शन ए सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आकाश में तड़ित की घटना होती है जब दो बादल विद्युत आवेश का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से टक्कर करते हैं, एक दूसरे पर अतिव्यापन करते हैं, ये उपरोक्त सभी। तो आकाश में तड़ित की घटना होती है जब दो बादल विद्युत आवेश का आदान प्रदान करते हैं, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में कविता एवं कहानियों के उपयोग में किसमें मदद मिलती है? विद्यार्थियों को की ऊर्जा को सही दिशा में लाने में, विद्यार्थियों के मध्य भाषा एवं सांस्कृतिक विविधता के प्रति सावधानी रखने में, स्थानीय वैश्विक स्तर पर विश्व की प्रकृति की कल्पना में उसके दोहन की क्षमता को बढ़ाने में, या डी है अध्याय को मजेदार एवं रोचक बनाने में। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में कविता एवं कहानियों के उपयोग से किसमें मदद मिलती है? तो कल्पना करने में कहानी और कविता के उपयोग से मदद मिलती है। तो कल्पना हमारा पॉजिटिव वर्ड है। तो ये हमारा ऑप्शन जो सी है सही आंसर हो जाएगा। स्थानीय वैश्विक स्तर पर विश्व की प्रकृति की कल्पना एवं उसके दोहन की क्षमता को बढ़ाने में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, और विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की समझ को विकसित करना। तो 137 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कौन सी शिक्षण योजना खाद्य श्रृंखला को पढ़ाने में विद्यार्थियों के अधिकतम भागीदारी के लिए सबसे प्रभावी होगा? ऑप्शन ए है विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना, ब्लैक बोर्ड पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के लिए सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना, और ऑप्शन डी है जीवों के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। तो क्वेश्चन था हमारा कि कौन सी शिक्षा योजना खाद्य श्रृंखला को पढ़ाने में विद्यार्थियों के अधिकतम भागीदारी के लिए सबसे प्रभावी होगा? तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, जीवों के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। ऑप्शन डी सही आंसर है। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं। 139 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो न्यूनता रोगों से बचाने के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक है।
जो हमें स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक औषधि है, जो उपापचयी दर को बढ़ाते हैं जिसके कारण भार में कमी आती है। और ऑप्शन डी है जो कि पेशियां बनाकर हमें ताकतवर बनाए रखता है। तो विटामिन कैसे पदार्थ होते हैं जो न्यूनता रोगों से बचाने के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक है? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों को रोकने के लिए जो विटामिन होते हैं वह कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 140 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं? वन का पारिस्थितिकी तंत्र है, तालाब का है, मरुस्थल का है या घास के मैदान का पारिस्थितिकी तंत्र है? तो किस पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक खाद्य श्रृंखला पाई जाती है? तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। वन के पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। निम्नलिखित में से क्या बाल श्रम में नहीं आता है? बच्चों का फैक्ट्री में काम करना, बच्चों का राशन की दुकान में काम करना, बच्चों का होटल में काम करना या बच्चों का अपने कृषि खेतों में काम करना। तो बाल श्रम के अंतर्गत क्या नहीं आता है पूछा गया है। तो बच्चों का अपने कृषि खेतों में काम करना बाल श्रम के अंतर्गत नहीं आता है। बाल श्रम कानून कौन से अनुच्छेद के अंतर आया था? तो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बाल श्रम कानून बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी होते हैं? वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी क्रियाकलाप हमें खोजने हैं। खनन, बांधों का निर्माण, पत्तियों शाखों का संग्रहण कर बाजार में बेचना, बांस से टोकरी बुनना, गिरी हुई पत्तियों से पत्तल बनाना। तो वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं? तो खनन तो है, बांधों का निर्माण भी है और बांस से टोकरी बुनना भी है, क्योंकि बांस से टोकरी हम तभी बना सकते हैं जब हम बांस को काटेंगे। तो अगर बांस को काटेंगे तो वन के विनाश का तो उत्तरदायी हो ही गया। इस वजह से ए, बी और डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। किंतु ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से ए और बी सही आंसर है। तो ऑप्शन जो बी है सही आंसर हो जाएगा। किंतु इस चीज को इसमें मिस किया गया है कि बांस से अगर टोकरी बनाना है हमें, तो जब तक हम बांस काटेंगे नहीं तब तक टोकरी बनेगा कैसे? तो ये भी तो वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी हुए। किंतु यहाँ जैसा क्वेश्चन है उस हिसाब से आंसर लिया गया था व्यापम के द्वारा, तो ए और बी को ही सही आंसर लिया गया था। तो ऑप्शन जो बी है सही आंसर हो जाएगा। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वो मर जाती है, क्योंकि एक्वेरियम का पानी खनिज रहित है, ऑक्सीजन रहित है, मछली द्वारा पीने योग्य नहीं है और मछली के तैरने योग्य नहीं है। एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाल देते हैं तो मछली क्या होती है? मर जाती है, क्योंकि एक्वेरियम का पानी जो है वो ऑक्सीजन रहित है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पोस्टर में निम्न निर्देश लिखे हैं। अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें, यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें और स्वयं के बचाव हेतु घरों में जाली का प्रयोग करें। निम्न में से किस रोग के फैलाव से संबंधित जागरूकता को पोस्टर के माध्यम से बताया जा रहा है? तो डेंगू या आई फ्लू। तो ये जो जितनी भी सावधानियां हैं ये सभी मच्छर से बचने के लिए बताई गई हैं। तो डेंगू तो चलिए मच्छर से होता है, बट आई फ्लू तो नहीं होता। टाइफाइड और हैजा ये तो गंदे पानी से होता है, तो ये आंसर भी हमारा सही नहीं होगा। चेचक और मलेरिया ये भी नहीं होगा। तो डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर ये जो बीमारी है यह मच्छर से पैदा होती है। तो ये जो पोस्टर बनाया गया है ये डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर से बचने के लिए बनाया गया है। विटामिन ए किसमें सबसे अधिक होता है? अमरूद में होता है, गाजर में होता है, नींबू में होता है और सेब में होता है। तो विटामिन ए सबसे अधिक किसमें होता है? तो हम सभी जानते हैं कि गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है। पालक भी है विटामिन ए का स्रोत और पपीता भी विटामिन ए का स्रोत है। तो ऑप्शन जो बी है सही आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफीम
मॉर्फिन, हीरोइन, मेथोडिन आदि किसके उदाहरण हैं? तो ये तो हम सभी जानते हैं कि ये नशीले पदार्थ हैं। तो संदमक एवं ट्रैंक्विलाइजर है, ओपिएट नार्कोटिक्स है, उद्दीपक है या हेल्यूसिनोजेंस है। तो ये सभी क्या है? अफीम, मॉर्फिन, हीरोइन, मेथोडिन, ये किसके उदाहरण हैं? तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ओपिएट नार्कोटिक्स के। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह शब्द समूह जिसमें शब्द घनिष्ठ रूप से संबंधित है। लौ, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला, मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, लौ, मलेरिया, एनीमिया, रक्त, और डी है मलेरिया, एनीमिया, मच्छर, रक्त। तो 147 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह शब्द समूह जिसमें शब्द घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो लौ, हीमोग्लोबिन, एनीमिया और आंवला, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक को उर्वरक द्वारा भूजल के प्रदूषण की शिक्षा बच्चों को देनी है, वह निम्न में से किसका नाम बताएगा? अमोनिया का उर्वरक का, नाइट्रेट उर्वरक का, पोटेशिक उर्वरक या कंपोस्ट उर्वरक। तो शिक्षक उर्वरक द्वारा भूजल के प्रदूषण की शिक्षा बच्चों को देनी है तो किसका नाम बताएगा? तो वह नाइट्रेट उर्वरक का नाम बताएगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर में निम्नलिखित में से क्या सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? पूछा गया है। अपने परिवार को समझना, समाज को समझना, यह समझना कि बच्चा समाज का हिस्सा है, समाज में हो रहे अपराधों का लेखा रखना। तो सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य क्या नहीं है? तो समाज में हो रहे अपराधों का लेखा रखना, यह सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चंद्रमा प्रतिदिन अपना आकार किसके कारण बदलता रहता है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा, अंतरिक्ष में बाएं से दाएं की ओर गति और आकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर गति। तो चंद्रमा अपना आकार प्रतिदिन चेंज करता है, क्यों करता है? उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करना। आप सभी जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं और चंद्रमा के आकार में परिवर्तन होता है। तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, जिसकी वजह से उसके आकार में प्रतिदिन बदलाव होते हैं। तो ऑप्शन जो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने CGTET 2016 के EVS के पूरे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। अगले वीडियो में हम लोग 2017 के करने वाले हैं, चैप्टर वाइज सारे सब्जेक्ट करेंगे। तुम बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।